नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, 3 साल पुरानी है, लेकिन घटना में एक डेवलपमेंट एकदम नया है, लेटेस्ट है और हालिया है। आज का प्रदेश है हरियाणा, जिला था सोनीपत। सोनीपत के सदर थाने पर 12 अगस्त 2021 को एक व्यक्ति राम निवास पहुंचा और उसने ये बताया कि उसका बेटा प्रवीण, जो 8,000 रुपए घर से लेकर 25 जुलाई को हरिद्वार गया था। 25 जुलाई 2021 को घर से 8,000 रुपए लिया और वो हरिद्वार गया। वो अपनी मोटरसाइकिल से गया और 13 जुलाई को उसको नई मोटरसाइकिल उसने यानी उसके पिता ने दिलाई थी। 26 जुलाई को सुबह 8 बजे उसकी अपनी मां से यानी शिकायतकर्ता रामनिवास की पत्नी विद्या से बात हुई थी और उसने बताया था कि अब वो थोड़ी देर में निकलेगा यहां से। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी, कॉलोनी के 2 दोस्त भी साथ में ही हैं, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। रात बेरात मैं घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन 28 जुलाई को रामनिवास के पड़ोसी लीलू बैरागी ने यह बताया कि प्रवीण की लाश बंदेपुर में पीर बाबा की मजार के पास वाले पेड़ पर लटकी हुई है। पत्नी ने जैसे ही ये बात सुनी लीलू बैरागी की, वो वहीं पर बेहोश हो गई। रामनिवास गिरते पड़ते वहां पहुंचे पीर बाबा की मजार पर। भीड़ बहुत लगी हुई थी। लाश को पुलिस ने पेड़ से उतार लिया था। उसके बाद वो बेचारा पीछे थाने पर गया, उसका पंचायतनामा लिखा गया, पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई। अगले दिन सुबह जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग आया, यानी लटकने से हुई मृत्यु बताई गई। जो मार्क ऑफ लिगेचर रस्सी का उसके गले में पड़ा था, उसमें आप जानते हैं बड़ा स्पेसिफिक होता है हैंगिंग में कि जिधर से वो लटका होगा उसकी अपोजिट साइड में, जैसे अगर पीछे की तरफ से वो रस्सी है तो सामने ये मार्क ऑफ लिगेचर बहुत स्पष्ट होगा, लेकिन वो मार्क पूरा कंप्लीट नहीं होगा। जहाँ पर वो फंदे की गांठ होगी वहाँ पर ये लिगेचर मार्क नहीं आएगा, क्योंकि वेट अपोजिट साइड में ज़्यादा रहता है। बहरहाल बहुत डिटेल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने ये लिखा कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग। वो बेचारा लाश लेकर घर आ गया, अंतिम संस्कार किया और उसे समझ में नहीं आ रहा था। अंतिम संस्कार के बाद फिर वो बंदेपुर पहुंचा तो बंदेपुर में लोगों ने बताया कि हाँ साहब, लाश लटकी हुई थी और उसकी फ़ोटो उसने ढूंढने की कोशिश की तो उनका साहब लोग बहुत आए थे, लेकिन लड़कों ने, जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने ज़रूर मोबाइल से फ़ोटो खींची होगी। आप दोबारा आइएगा, हम उनकी मोबाइल से फ़ोटो ढूंढकर और आपको दे देंगे, या आप अपना नंबर दे दीजिए। अभी किसी लड़के के पास अगर वो फ़ोटो लटकी हुई मिल जाएगी तो हम आपको भेज देंगे। बहरहाल वो वहाँ से चले गए। माँ का बुरा हाल था रो रो के, पिता का भी नेचुरली बड़ा बुरा हाल रहा होगा। 20-21 साल का लड़का और उसकी लाश का यूं रस्सी से लटका हुआ मिलना, ये बहुत तकलीफदेह बात थी। उसने पहले पता लगाया कौन कौन साथ में गए थे, क्या क्या था, किन 2 दोस्तों के बारे में। वो बदहवास चारों तरफ घूमता रहा, उसे कुछ भी पता नहीं लगा। कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। तो वो थक हार कर पुलिस के पास पहुंचा। 28 जुलाई को तो लाश ही मिली थी और वो 12 अगस्त को रामनिवास पुलिस के पास पहुंचा, जैसा मैंने आपको बताया
कि साहब ऐसे ऐसे है और हमारे बेटे की हत्या हुई है, उसने आत्महत्या नहीं की है, हमारा मुकदमा लिख लिया जाए और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि न तो उसकी नई मोटरसाइकिल वहां पर है, न उसका मोबाइल है, उसके जेब में करीब 4,000 रुपए बचे हुए थे, वो भी नहीं है। कृपया इसकी तहकीकात करें। इंस्पेक्टर ने उसकी बात कायदे से सुनी और पूछा कि भाई ये लाश मिली थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले आओ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते ही उन्होंने रामनिवास से कहा कि आपके बेटे के मरने का दुख है, लेकिन पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये आत्महत्या है। और फिर उसी हिसाब से 174 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए इसे इत्तफाकिया बताकर दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। अब इसमें आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। थक हार कर बेचारा एडिशनल एसपी के पास गया, फिर एसपी के पास गया, फिर डीआईजी के पास गया और फिर आईजी के पास गया। इस पूरी प्रोसेस में उसे 1.5-2 महीने लग गए। हर जगह जाकर उसने यही बताया कि साहब न तो मोटरसाइकिल का पता किया पुलिस ने, न उसके मोबाइल का पता किया। उसने ये भी बताया कि जब वो इस सूचना पर कि पीर बाबा के मजार के पास उसकी लाश लटकी हुई है, तो उसका फोन मैंने मिलाया, फोन पर रिंग जा रही थी। थाने पर पहुंचकर उसने ये बताया कि साहब ये उसका फोन नंबर है और उस पर अभी भी घंटी जा रही है, पता करें कि ये किसके पास है। जिसके पास होगा वो बताएगा कि उसके बेटे के साथ आखिर हुआ क्या था। लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी, एक राग वही कि साहब पीएम में आत्महत्या है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर किसी शरीफ पुलिस वाले ने कहा कि भाई तुम बता रहे हो कि पैर टिका हुआ था और गर्दन भी नीचे झुकी हुई थी, कमर टेढ़ी थी, ऐसे में तो संभव नहीं है कि किसी की जान निकल जाए, लेकिन कोई फोटो इसकी जरूर हो। फोटो जब तक नहीं मिलेगी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो बेचारा फिर भागकर गांव गया। फिर पता लगा कि लड़के सब जो उस समय मौके पर गए थे वो काम पर चले गए हैं। वो रात तक रुका, एक एक लड़के से उसने बातचीत की, हाथ पैर जोड़े कि भैया अगर आपके पास फोटो हो तो हमें फोटो दे दीजिए। बहरहाल उसकी मेहनत रंग लाई और अगले दिन दोपहर तक एक लड़के ने एक जो मौके पर गया था उसके पास फोटो बची हुई थी, उसने इसको फोटो ट्रांसफर कर दी। फोटो लेकर ये तुरंत शहर आया सोनीपत, और सोनीपत में उसने उसकी एक कलर्ड फोटोग्राफ निकाली और फिर नए सिरे से उसने चक्कर लगाना शुरू किया। एसओ के पास, एडिशनल एसपी के पास, सर्किल ऑफिसर के पास, डीआईजी के पास, एसपी के पास, आईजी के पास, और फिर फाइनली डीजीपी के दफ्तर में भी जाकर कई दिन लाइन में लगने के बाद वो डीजीपी से मिल पाया और उसने वो फोटो दिखाई कि साहब देखिए दोनों पैर पूरे के पूरे जमीन पर पड़े हुए हैं, पैर टेढ़ा है, यानी कि वो उस पर दम नहीं लगा है, रीढ़ की हड्डी भी हल्की झुकी हुई है। तो गले पर तनाव कहां से आया जिससे उसकी जान निकल गई। लेकिन फिर वही हुआ, जांच के लिए नीचे गई, फिर उन्होंने और नीचे भेजी, फिर वो थाने पर गई। थाने वालों ने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नत्थी की और ये बताया कि पोस्टमार्टम के हिसाब से ये आत्महत्या है, इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। दौड़ते दौड़ते अभी 25 दिसंबर को, और ये प्रक्रिया वो 3 साल तक करता रहा। स्थानीय विधायक से मिला, स्थानीय मंत्री से मिला, गृह मंत्री के घर पर गया, लेकिन कोई सुनवाई उसकी नहीं हुई। फिर वो फिर से कप्तान, हल्ला हुआ कि साहब नए कप्तान आए हैं, बहुत अच्छे हैं, लोगों की सुनते हैं, पब्लिक उनसे मिल सकती है। वो फिर वही फोटो लेकर और सारी बात लेकर उनके पास पहुंचा। उन्होंने देखा और उसकी बात समझ में आई, एसओ को फोन किया। तीसरे चौथे एसओ थे उस समय तक, मौके वाले एसओ नहीं थे जो घटना के समय थे, लेकिन उन्होंने भी वही किस्सा रिपीट कर दिया कि साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा मैं इसके प्रार्थना पत्र पर आदेश कर रहा हूं कि इसकी एफआईआर लिखी जाए। आप एफआईआर लिखकर विवेचना करिए, मोटरसाइकिल कहाँ है, पर्स कहाँ है,
इसका मोबाइल फ़ोन क्या है, कहाँ है, क्यों सीडीआर इसकी नहीं ली गई। एक बहुत डिटेल आदेश करके उन्होंने थानाध्यक्ष को भेजा। तो उसके बाद थानाध्यक्ष उमेश कुमार ने फौरन एसपी के आदेश का पालन किया और उस पर एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर वही पुरानी आईपीसी की धाराओं 302, 379 ए आईपीसी में दर्ज की गई। चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी करना, मोबाइल की चोरी करना और हत्या करना, इन 3 उसमें दर्ज की। जिन जिन लोगों के बारे में ये पता लगा था, बच्चे ने जो बताया था कि 2 लोग गए थे हमारे साथ में, उनके बारे में भी उसने बताया। पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की है। अभी तक पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि उसकी हत्या थी कि नहीं थी, और हत्या हुई तो हत्या में कौन लोग शामिल थे, मोटरसाइकिल कहाँ चली गई और मोबाइल फ़ोन का क्या हुआ। लेकिन एक बार एफआईआर होने के बाद अब रामनिवास और उसकी पत्नी विद्या को ये आशा जगी है कि अब उसे 3 साल बाद ही सही न्याय मिलेगा। आज की घटना देखिए, रस्सी का सांप बनाने वाली पुलिस ने आज जिंदा सांप को रस्सी बना दिया। सिर्फ पीएम रिपोर्ट पर इत्तफाकिया दर्ज किया और पिता को वापस भेजते हुए ये कह दिया कि लड़का तुम्हारा सुसाइड से मरा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। न तो ये पता करने की कोशिश की कि वो नई मोटरसाइकिल के खरीद के कागज भी हर जगह ले जाता था। साहब, ये मोटरसाइकिल थी, ये उसका नंबर था, फलां दिन मैंने खरीदा था, और पूरे 10 दिन भी नहीं हुए थे वो नई मोटरसाइकिल के साथ हरिद्वार गया था और उसकी लाश फिर पेड़ पर लटकी हुई मिली। तो न तो पुलिस ने यह कोशिश की कि वो मोटरसाइकिल आखिर कहाँ गई होगी, न उसके नंबर को कंट्रोल रूम से फ्लैश कराया, उसकी सीडीआर नहीं निकलवाई मोबाइल की कि ये पता लगे कब वो कहाँ चला गया है, कौन कौन साथ था उसके, और पीर की मजार के पास के पेड़ पर वो कैसे पहुंच गया। कुछ नहीं पता किया, बस एक शब्द, एक रट, एक वाक्य पीएम रिपोर्ट में सुसाइड है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो पुलिस को सुनने को तैयार नहीं थी। वो बेचारा धक्के खाता रहा। कोई अधिकारी ऐसा नहीं बचा जिसके पास न गया हो। अधिकारी भी यही करता है, एसओ से पूछता है कि भाई ये आए हैं, इनकी शिकायत है कि इनकी हत्या हुई है और क्यों तुमने एफआईआर नहीं लिखी। उनके साथ कैसे लिख दें एफआईआर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि ये कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग आया है, तो कैसे हम इसकी एफआईआर लिख दें। फिर मैंने आपको जैसे बताया, पिता गांव में गया, मिन्नतें की, बच्चों से मिला और किसी तरह से फोटोग्राफ उसकी उस समय की जब वो पेड़ पर, बच्चे सब फोटोग्राफ रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, और वो जहां जाएंगे, कुत्ता बिल्ली भी अगर मरे हुए मिल गए तो फोटो खींच लेंगे। पता नहीं कब काम आ जाए, पता नहीं किस रील में काम आ जाए, पता नहीं किस शॉट में काम आ जाए, तो फोटो खींच के रखते हैं। बहरहाल 3 साल का वक्त लग गया और साल भर बाद वो फोटो मांगने गया था, लेकिन किसी भले मानस लड़के ने वो फोटो उसको उपलब्ध करा दी। उसने उसका कलर्ड प्रिंट निकलवाया और वो कलर्ड प्रिंट लेकर सभी अधिकारियों के पास फिर से चक्कर लगाकर ये बताया कि देखें साहब, ये दोनों पैर जमीन पर पूरे टिके हुए हैं, घुटने से पैर मुड़ा हुआ भी है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं है, हल्की सी झुकी हुई भी है। तो रस्सी का दम कैसे उसके गर्दन तक पहुंच सकता है, कैसे उसको उसका वो स्ट्रेंगुलेट हो सकता है। पर पुलिस ने तो बस एक ही बात पकड़ रखी थी कि पीएम रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, पीएम रिपोर्ट में आत्महत्या आई हुई है। तो 3 साल हो गए उसके दौड़ते दौड़ते, लेकिन किसी मानवीय गुणों वाला एसपी जो पोस्ट था उसने उस पर मुकदमा लिखवा दिया। एक किस्सा मेरे गुरुजी ने मेरे पुलिस में सिलेक्शन के बाद बताया था, जो पुलिस से बहुत नाराज रहते थे, गुस्सा रहते थे, पुलिस के लिए कभी अच्छी छवि उनके मन में नहीं थी। तो वो कहते थे कि ऊपर वाले ने जब पुलिस बनाना शुरू किया, पुलिस एज ए डिपार्टमेंट जो उसके पर्सनल हैं, जब ऊपर वाले की प्रयोगशाला में सब बने, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले बनने लगे, तो पुलिस का निर्माण हुआ। लेकिन समय बीत जाने के कारण पुलिस का निर्माण ओवर टाइम में हुआ। सभी लोग जानते हैं कि रेगुलर समय के बाद अगर आपसे ओवर टाइम लिया जाएगा तो उसका एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा।
कामचोर लोग ओवर टाइम कोशिश करते हैं कि दिन में जो काम उन्हें करना है वो न करें, ओवर टाइम में करके उन्हें पैसा उसको मिल जाएगा, उससे पैसा ले लें। तो उन्होंने बताया कि ओवर टाइम में पैसों के लिए काम के लिए पैसे दिए जाते हैं और एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो ऊपर वाले के फैक्ट्री में जब पुलिस का निर्माण शुरू हुआ तो वो ओवर टाइम में शुरू किया गया, ओवर टाइम में किया गया, जल्दी जल्दी काम पूरा करना और उस समय को काटना। तो वो पीस डिफेक्टिव बना और वो डिफेक्टिव पीस तैयार हुआ और पैसों के लिए किया गया ओवर टाइम पुलिस के डीएनए में चला गया, ये गुरुजी बताते हैं। और पीस आज भी डिफेक्टिव है, ऊपर वाले की प्रयोगशाला में निर्मित ये पीस आज भी डिफेक्टिव है। और ये बात मैंने आपको बताया कि पुलिस से नाराज मेरे गुरुजी ने बताई थी जब मैं सेलेक्ट होकर उनका आशीर्वाद लेने गया था। लेकिन ये बात हमेशा जब भी पुलिस की इस तरह की हरकत मेरे सामने आती है, उनकी ये बात बिजली की तरह मेरे दिमाग में कौंध जाती है कि ये डिफेक्टिव पीस जो उस समय बना था आज भी डिफेक्टिव ही है। तो हो सकता है आप मेरे गुरुजी की इस बात से सहमत हों, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे मन में ये बात थी बहुत दिन से, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।